So for question number 8, we need to take into account of the concept of action, Newton's third law. So Newton's third law accounts for action and reaction, and they must involve two bodies. And we also know that action and reaction cannot occur on the same body. So यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं जिसमें सेम बॉडीज इन्वॉल्व हो रही है, मून एंड अर्थ and moon and earth, which is P and R. So we're going to go for option number B. Then उसने बोला है the diagram shows four force acting on the box. वो अप जा रहा है towards y. So reaction force हमारे पास force of friction, अगर movement यहाँ पे तो उसका reaction force कहाँ पे लगेगा? Towards C, that is opposite direction में. फिर इसमें बोला कि विच थ्रेड इज मोस्ट डिफिकल्ट, तो जो सबसे लीस्ट स्टीप होगा हमारे पास, हमने उस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जाना है. वी कैन क्लियरली सी के ऑप्शन नंबर डी शोज फॉर दैट. तो जो लीस्ट रिएक्टिव सॉरी लीस्ट जो है स्टीप होगा उसको हम चूज करेंगे. देन उसने हमें सेटेलाइट की फोर्स पूछी हुई है कि दिस इज अ फोर्स ऑन अ सेटेलाइट ड्यू टू प्लैनेट. सो प्लैनेट की वजह से ऑन द सेटेलाइट्स जो फोर्स लगेगी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन आती है हमारे पास. ठीक है. तो टुवर्ड्स द मीन यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आ रही है? ऑप्शन नंबर डी. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, तो रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. सो ऑप्शन नंबर डी. देन फर्दर उसने पूछा व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2300 न्यूटन लोड एंड सो दैट देयर इज नो मूवमेंट अबाउट पी. अब हमारे पास P1 F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2 का फॉर्मूला लगेगा. is equals to F2 D2 force 1, and वो 5800 into 2.3 divided by 2300 is equals to D2. जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे we'll get an answer of option number C, 5.8 meters. फिर से बोला car of mass 750 kilograms travels 4 at this, it then accelerates to 35 and then travels further 400. The change of momentum of the car due to this acceleration. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? m1 v1 is equals and plus m2 v2. Do we have change of momentum हमें कैलकुलेट करना था. m is 750 into 35 minus 25. इसका आंसर चेक कर लें क्या आ रहा है हमारे पास. चेंज ऑफ मोमेंटम में हमारे पास आ गया m1 v1 माइनस m2 v2. सॉरी m2 v2 नहीं बोलेंगे, mv माइनस mu का फॉर्मूला यूज करेंगे. मास कॉमन ले लिया, इसका आंसर 10 आ जाएगा. तो टोटल आंसर हमारे पास क्या होगा? 7500. तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारे पास. फिर उसने हाइट कैलकुलेट करने को बोला है, स्पीड दिया हुआ है, एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट है. क्या फॉर्मूला लगेगा? 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh. से कैंसिल आउट हो गया, h कैलकुलेट करना है और स्पीड इज 14 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 9.8. सो इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड विल गेट एन आंसर ऑफ 10 meters. फिर उसने बोला विच इज कॉन्स्टेंटली अवेलेबल. ये कॉन्स्टेंटली अवेलेबल नहीं होती, रफली ट्वाइस अ डे होता है. विंड ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं होती. द ओनली ऑप्शन closer to this one would be natural gas. अब यहाँ पे उसने एफिशिएंसी कैलकुलेट करने को बोला हुआ है. उसने कहा 15 watt लैम्प इज टर्न ऑन फॉर 30 minutes, इट वेस्ट 700 joules ऑफ एनर्जी. तो उसको पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 7000 डिवाइडेड बाय 30, तो मिनट्स है, तो इंटू 60 भी मल्टीप्लाई कर देंगे. देखें इसका आंसर क्या आ रहा है. 7000 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 60. 3.8 सॉरी 3.88. तो 3.88. अब
टोटल कितना था 15, उसमें से वेस्ट कितना हो गया 3.8, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 11.2। 11 पॉइंट। तो दिस इज माय आउटपुट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। तो 11.2 डिवाइड बाय 15 का क्या आंसर आ रहा है, 0.7। 0.74। तो ऑप्शन नंबर डी। फिर आ जाता है विच इज नॉट मेजर्ड इन जाउल्स। तो ग्रेविटेशन एनर्जी का यूनिट भी जाउल्स होता है। पावर, लेटेंट हीट भी एनर्जी होती है हमारे पास, तो ये भी जाउल्स होगा। पावर का यूनिट जो है हमारे पास वॉट्स होता है बाकी सबका यूनिट्स जाउल्स ही होता है। फिर उसने बोला ऑफ विच डिस्क्रिप्शन ऑफ लिक्विड इज करेक्ट। तो हमारे पास फिक्स शेप नहीं होता, तो वेरिएबल शेप एंड फिक्स वॉल्यूम वुड ओनली बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, a transparent box has a dividing wall in its middle. It contains two different gases, one in each half. Dividing wall is removed. The box is left open for a long time. The gas do not react. What is then seen in the box? So saying that the dividing wall is removed, the box is left for a long time. तो एक ब्राउन गैस है, कलरलेस गैस है, तो ड्यू टू डिफ्यूजन मिक्सअप हो जाना है, तो हमारे पास पेल ब्राउन कलर जो है वो पेयर हो जाएगा उसके अंदर। फिर उसने बोला है कि a bottle containing a cold liquid is placed on a table on a warm day. Drops of water on the outside of the bottle is formed. तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन का, जिसकी वजह से ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं। फिर उसने बोला व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसने बोला, तो स्पेसिफिक हीट में मास जो है वो इनटू अकाउंट लेके आना होता है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सी। So that would be the right option for this one. Then we have the very first question जिसमें उसने सबसे पहले हमें बोला हुआ है कि with the letter P on point where the ball accelerates। तो accelerate हमारे पास कहाँ पे होगा, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होगा हमारे पास। so नॉन यूनिफॉर्म एंड हायर स्पीड उसकी किस पॉइंट पे बन रही है, is it after x or before x? बिफोर। तो यहाँ पे पोर्शन बना देंगे, यहाँ पे भी वैसे वो एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पे भी वो एक्सेलरेट कर रहा है, सो एनी पॉइंट हम उसको जो है वो पी से मार्क कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। जहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म आएगा उन दोनों में से किसी पॉइंट पे भी हम इसको सर्कल आउट कर सकते हैं। फिर उसने बोला विच विद लेटर क्यू पॉइंट वेयर द बॉल हैज कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड वाला पोर्शन हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन बन रहा है हमारे पास। तो इनमें से एनी हेयर हम जो हम कांस्टेंट स्पीड का लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड किस पे पढ़ा था, इस शेप पे पढ़ा था। तो दैट इज ओनली देयर। तो सिंगल डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉल एट पॉइंट एक्स ऑन फिगर 1.2 हमारे पास। ठीक है, तो लेट मी, क्या हो गया ना? अच्छा जी, एक्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे स्केल की हेल्प से, सो दैट इट ओनली टचेस ऑन दिस पॉइंट एंड फर्दर। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, इफ वी लुक ऑन द ग्राफ क्लोजली, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, 1.7 इसके लिए, और इसके रिस्पेक्ट टाइम क्या है, 1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है, 1.7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 की वैल्यू बन रही है हमारे पास। तो डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे, डिस्टेंस इज 1। अब टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, यहाँ से वो इधर टच करेगा,
लेकिन वो उसका कोई पोजीशन सेट हो नहीं पा रही है। तो आप चाहो तो ये डिफरेंस ऑफ टाइम ये भी ले सकते हो कि यहाँ से 0.5, क्योंकि y2 - y1/x2 - x1 करके भी आंसर आ सकता है, क्योंकि कर्व शेप थी। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है पॉइंट एक्स तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 1.7 आया था, डिवाइडेड बाय, लेट्स ट्राई दिस वन, 0.5 एंड 0.5, 1.7 डिवाइड बाय 0.5, देखो क्या वैल्यू आ रही है। व्हाट इज इट? 3.4. अच्छा, ये यहाँ पे टच हो रहा है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये किसी और पॉइंट पे टच ना हो। आई विश आई वाज डूइंग इट ऑन अ पेपर। तो ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। टेंजेंट की रूल्स पता है ना, इट शुड नॉट बी टचिंग एट एनी अदर पॉइंट अदर देन दैट। Mhm. तो अब ये देखो कितना बन रहा है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। तो अगर हम इस लाइन को देखें, लेट्स से 0.4 ले लो यहाँ पे। तो 0.6, 0.1.7 डिवाइड बाई 0.6 करो, क्या आंसर आ रहा है? 2.83. सॉरी, 1 एंड 0.6 ये बन रहा है, तो 0.4 की वैल्यू आएगी ना। मैंने 0.6 गलती से लिख दिया। 4.25. एनी तो आप स्केल से एग्जैक्ट निकालोगे ना, तो आपके जो भी डेसिमल पॉइंट्स ऑन ईदर साइड आएंगे, y2 - y1, x2 - x1 करके आपने कैलकुलेट कर लेना है यहाँ से। तो अगर आप चाहो तो 1.7 डिवाइड बाय 1 भी कर सकते हो, सिंपली जो उस पॉइंट पे वैल्यू बन रही है। और यू कुड यूज द फॉर्मूला y2 - y1/x2 - x1। फिर उसने यहाँ पे बोला, द स्पीड ऑफ द बॉल एट ए बी सी एंड डी आर वी एन रिस्पेक्टिवली, अरेंज दीज फोर स्पीड्स फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट एट ए बी एंड सी। ए पे स्पीड हमारे पास क्या होगी, सबसे स्लो 0 पे, ठीक है। देन उसके कंपैरिजन में फास्टेस्ट स्पीड किस में होगी, सी पे, एंड देन डी पे, एंड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कहाँ पे होगी, बिकॉज वो यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पे उसकी क्या होगी, फास्टेस्ट स्पीड होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, वी ए, देन वी सी, देन वी डी, एंड लास्ट पे वी बी। डू वी अंडरस्टैंड? Yes, sir. देन वी हैव work is done to transfer energy between energy stored as the ball from A to B. Name the forces involved in work done and describe the energy transfer. जब A से सबसे पहले पॉइंट A पे क्या होगा उसके पास, GP, which will be converted Clear. to, और ग्रेविटी या वेट लिख सकते हैं हम वहां पे, which from GPE to kinetic energy convert होगी, and 3 मार्क्स है। और ये दोनों ही स्टोर होता है हमारे पास।
Gravitation energy stored to kinetic energy stored. At top, the only force acting on the object would be the weight of the object. ठीक है, और ग्रेविटेशनल पुल ये भी लिख सकते हैं आप। देन है पॉइंट बी इज इन सर्कुलर शेप, ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज कहाँ होती है? टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ से लेट्स से कि अगर वो सर्कुलर फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर हम अपवर्ड एरोस बना देंगे, बिकॉज डाउनवर्ड क्या हो रहा होता है? वेट लग रही होती है। ओके, फिर उसने बोला हुआ एक्सप्लेन यूजिंग आइडिया अबाउट पार्टिकल्स हाउ द स्टीम क्रिएट प्रेशर। सो सिंस दे आर पार्टिकल्स, so particles would collide with each other due to higher kinetic energy. So more Coulombs per unit area leads to pressure, since P is equals to force per unit area. Then उसने हमें क्या बोला हुआ है? Explain why the pressure in the piston increases as the temperature. अच्छा, यहाँ पे भी हम इसको डिस्कस कर सकते थे। As temperature is directly proportional to kinetic energy, so particles will have more kinetic energy, leading to more Coulombs per unit area, increasing pressure. नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है? We have been given area, pressure, P2, and determine the resultant force on it. तो पहले तो हम प्रेशर पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, इट वुड बी प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इज गिवन एज 2.1 into 10 raised to power 6 and area is given as 0.30। क्या आंसर आ रहा है? 6 something, 630. 630। 630,000. 1 2 3 4 5, so 6 into 10 raised to power 5 newtons per second। Then the force calculated in B causes the aircraft to accelerate to a maximum speed of this। mass उसने हमें ये दिया है, मोमेंटम कैलकुलेट करने को बोला। पहले तो मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, वो सिंपली m इंटू वी हो जाएगा। m is 3 into 10 raised to power 4 and v is 28। इसका क्या आंसर आ रहा है? 840,000. तो 8.4 into 10 raised to power 5 बन जाएगा।
क्योंकि सिंस टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सब में, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स वुड बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू राइट। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द मैक्सिमम स्पीड। अब हमें पता है कि एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अब मोमेंटम हमारे पास टी कैलकुलेट करना है, तो एम इंटू वी माइनस क्यू ओवर एफ हो जाएगा। तो स्पीड हमारे पास एक ही है, तो हम सिंपली इसको कर देंगे। और मास कितना है? 3। बल्कि जो ऊपर वाला आंसर आया है 8.4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय फोर्स। तो फोर्स हमारे पास कितनी है? 6 इंटू 10⁻, या 60। ये पुट कर लेते हैं। देखो क्या टाइम निकल रहा है। 1.33. 1 1.3। 33, yes. देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में है, बाय रेफरिंग टू द पार्टिकल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मल कंडक्शन इन मेटल्स। तो मेटल्स में कंडक्शन कैसे होती है? इन मेटल्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल as well as through delocalized electrons। बस कंडक्टर्स का एडवांटेज यही होता है हमारे पास। देन उसने हमें ग्राफ दिया हुआ है, स्टेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन। तो दिस इज माय मेल्टिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सी है, तो 0 डिग्री सी प्लस 273 हमारे पास क्या आ जाएगा? 273 केल्विन। एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज कॉन्स्टेंट। बिकॉज ड्यूरिंग change of state, all of the energy is being utilized to break the bond. That's why temperature remains constant. फिर उसने बोला है मास दिया हुआ है उसने हमें, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। तो ई हमें कैलकुलेट करना है। ई इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी होता है। तो इनिशियल टेम्परेचर इज -15, फाइनल टेम्परेचर इज 0, तो 0 - 15 करेंगे तो 15 ही रह जाएगा। एम इज 1.5, सी इज 2100 एंड दैट इज 15 डिग्री सी। तो एनर्जी का क्या आंसर आ रहा है? Is that 15 at the end? 15, या 47,250. तो उसको हम राउंड ऑफ करके 47,000 लिखते हैं। देन उसने पावर कैलकुलेट करने को बोला है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम होता है, एंड टाइम, डू वी हैव टाइम? कितना टाइम है? 2 to 20 18 मिनट्स। तो पावर इज इक्वल टू 47250 डिवाइडेड बाय 18 इंटू
60। क्या आंसर आ रहा है? 43.75. 43.75। Yes. Let me 2 to 20 18 मिनट्स ही बनता है ना? हाँ, 18 मिनट्स ही बनता है। 47250 डिवाइडेड बाय 18 into 60। ये दोबारा चेक करेंगे, यही आंसर आ रहा है। यही आंसर। अच्छा, आई वॉज टेकिंग द रॉन्ग टाइम। उसने सिर्फ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टू वार्म द आइस, ठीक है, नॉट कंप्लीटली मेल्टेड। तो वार्म द आइस करने के लिए सिर्फ 2 मिनट्स उसको लगे हैं, बाकी ये तो कंप्लीटली मेल्ट करने का टाइम आ रहा है ना। डू यू गेट द पॉइंट? तो 390 वॉट्स आ जाता है। उसने कहा है द ग्राफ इन ट्रू हैज अ स्मॉलर ग्रेडियंट व्हेन द वाटर इन लिक्विड देन इट इज सॉलिड, कॉज लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई सिंस लिक्विड हैव greater specific heat capacity, so it takes more energy to heat it up। बस सॉलिड टू लिक्विड जाने में हमें सिर्फ बॉन्ड्स को वीकर करना होता है। लिक्विड टू गैस जाते हुए हमें उसको कंप्लीटली क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। एट द सेम टाइम जो लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। so उसका ग्राफ भी क्या होता है, स्टीपर होता है। ओके। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेपर में जो पहला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने बोला हुआ है स्टेट हाउ फिगर 1.2 indicates during the current the trolley B has a uniform acceleration। so यहाँ पे we could clearly see के ये वाला portion of the graph हमें क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड। उसने कहा है कि डिस्क्राइब हाउ फिगर 1.2 शो दैट ड्यूरिंग कोलिजन द ट्रॉली हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन ऑन द स्पीड टाइम ग्राफ आ रहा है, तो वहां से हम इंडिकेट करेंगे उसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। सिंस on the graph we have a straight line indicating uniform acceleration। आपको लेकिन हो किस पॉइंट पे रही है, ये देखो उसने लिखा भी हुआ है द ट्रॉली स्टार्ट्स टू कोलाइड एट टाइम t इक्वल्स टू 3। तो यहां से हमारे पास कोलिजन आई, सो वी हैव अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें एक्सेलरेशन हमारे पास क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, चेंज नहीं हो रहा हमारे पास, इक्वली चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑल्दो यहाँ पे प्रॉपर वर्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन आना चाहिए था, बट उसने यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, बिकॉज हम वी हैव स्टडीड कि इस पोर्शन पे एक्सेलरेशन क्या होगा,
जीरो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन सिम वो चूंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन उस कॉन्टेक्स्ट में यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। सो चूंकि वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, तो वी विल यूज दिस टर्म्स। ओके। Yes. फिर उसने क्या, डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ इन फिगर 1.2 शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली बी इज लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन ऑफ ट्रॉली ए। अब वी सी के यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बता रहा है, अब उसने क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता दिया, सो वी कैन क्लियरली से के द ग्रेडियंट ऑफ बी is more steeper or greater change in speed over the same period of time। तो ये दोनों पॉइंट्स जस्टिफाई करते हैं उसकी, क्योंकि उसने लिखा हुआ है हमारे पास इट्स लार्जर। इफ इट्स लार्जर तो ग्रेट क्लियरली उसका ग्रेडियंट जो होगा वो मोर स्टीपर होगा, इस फिर से लार्जर स्पीड है, और ग्रेटर चेंज इन स्पीड एज कंपेयर टू ए। तो ये दोनों पॉइंट्स जस्टिफाई करेंगे बी वाले सेक्शन को। फिर उसने क्या, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी व्हेन टी इक्वल्स टू 0.4 सेकेंड्स। तो 0.4 सेकेंड्स के ऊपर उसकी स्पीड कितना बन रहा है, टू। तो 2 डिवाइडेड बाय 0.4 क्या बनेगा हमारे पास, 0.2 डिवाइड बाय 0.4, 0.5. बल्कि एक सेकेंड रुके, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 करें जस्ट, क्योंकि टाइम डिफरेंस तो देखें ये बनना है ना 0.4 एंड 0.3 का। स्पीड का 0.2 माइनस जीरो यही रहेगा। इसमें यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना बनना है, जस्ट 0.1 का। आई गेस टू आंसर आएगा फिर इसकी बेसिस पर। Mm. डू वी अंडरस्टैंड कि हमने जस्ट वन क्यों लिया, बिकॉज उसने 0.4 पे बोला था, एंड 0.4 से 0.3 तक का टाइम डिफरेंस कितना बन रहा है, जस्ट 0.1। Yes. फिर उसने बोला है शो दैट द मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द कोलिनियन मास, उसने दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, एंड m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 का फॉर्मूला लगा देंगे। स्पीड हमारे पास क्या है, ए का मास कितना है हमारे पास, 0.80, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.6। ये वैल्यू देखो क्या बनेगी, 0.6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 0.2 डिवाइडेड बाय 5 करो, क्या आंसर आ रहा है, 0.04. 0.04। तो हमारे पास कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 2.5 को मल्टीप्लाई करो इंटू 0.404 से, 0.1. 0.1। तो 0.7 हमारे पास वेलोसिटी बन रही है, और मास कितना है हमारे पास, 0.80। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, P for A is mv, m is 0.8 and v is 0.7, 0.56. 0.56। अब हमें B का जो वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या निकली थी, हमारे पास दोनों की कंबाइंड मास कितना बन रहा है, क्योंकि दे हैव स्टिक टुगेदर आप खुलेंगे तो 0.80 प्लस 0.60, ये मास आ गया, उनकी वेलोसिटी कितनी बन रही है, 0.4। सी, यहाँ से ये वाली वैल्यू।
आई गेस ये 1.4 बन जाएगा, तो 1.4 इंटू 0.4, देखो क्या आंसर है, 0.56 ही आ रहा है। जी तो हेंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लास्ट पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, इन अनदर collision between the same trolleys the rod and the modeling clay are not present, the trolley A hits trolley B with the same initial speed, explain why the force between the trolley is larger, cause modeling clay is absent, तो जो contact force होगी वो हमारे पास क्या होगी, greater होगी। क्यों? क्योंकि modeling clay उसको थोड़ा सा cover up कर रही थी। तो now the contact surfaces are more rigid, more rigid and less time of contact, so force would be greater। cause force किसकी इक्वल होता था, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम के। अगर टाइम लेस